जय हिंद साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विनिषेचन या त्रिसंलयन, या कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बताने से पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लगभग ये हर साल पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम इसको आपको समझा देते हैं, ठीक है। आज का जो बाबू हमारा टॉपिक है वो है द्विनिषेचन, ठीक है, या त्रिसंलयन, ठीक है। इसको कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बाबू इसको? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन होता है, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपका टॉपिक है ये द्विनिषेचन या त्रिसंलयन। देखिए, हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि निषेचन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें दे दिया है द्विनिषेचन। तो द्वि का मतलब दो बार निषेचन हुआ है, और निषेचन का डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलता है तो उसको हम निषेचन कहते हैं। और ये भी आपको पता है कि निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और ये जो द्विनिषेचन है या त्रिसंलयन है, ये आवृतबीजी पादपों में, यह आवृतबीजी पादपों का ये मुख्य लक्षण है, ठीक है ना। जब बीज का निर्माण या फल का निर्माण करता है तो उस पीरियड में निषेचन के बाद ही उस फल या बीज का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है द्विनिषेचन या त्रिसंलयन, ठीक है। चलिए इसको फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। बिल्कुल केयरफुली आपको रहना है और वीडियो के लास्ट तक ही देखना है, ठीक है ना। यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि पुष्प में जो जयांग होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं गायनोशियम, और उस गायनोशियम के 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि उसका एक फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे, पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। उनमें से एक भाग होता है जिसको मादा युग्मकोद्भिद या स्त्रीकेसर कहते हैं, या फिर गायनोशियम कहते हैं, या फिर उसको शुद्ध हिंदी में जयांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ये है आपका अंडाशय। क्या है बाबू? अंडाशय, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ओवरी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू? ओवरी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें से ये इसका दूसरा जो भाग होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम स्टाइल, यानी कि वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिका बोलते हैं, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? वर्तिका बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। इसको स्टाइल कहा जाता है। इसका जो तीसरा भाग होता है, इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं बाबू? वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं लगभग, ये ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 भाग होते हैं। और आपको ये भी पता है कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो मादा युग्मकोद्भिद में ही होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होता है? मादा युग्मकोद्भिद में संपन्न होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक पुष्प का मादा युग्मकोद्भिद ले लिया गया है। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब ये हुआ कि स्त्री केसर, ठीक है ना, और ये स्त्री वाला भाग होता है पुष्प का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें एक ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या होता है कि एक बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? बीजांड पाया जाता है। अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है, ठीक है। ये है आपका बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूण कोष पाया जाता है। भ्रूण कोष का मतलब ये हुआ कि जिसमें भ्रूण पलता है, बढ़ता है, वृद्धि करता है और भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो किस में होता है बाबू? भ्रूण कोष में होता है। किस में होता है? भ्रूण कोष में होता है, ठीक है ना। ये आपका भ्रूण कोष है। और भ्रूण कोष क्या होता है कि ये 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय वाला भाग होता है। तो इसमें क्या करना है कि 7 कोशिका बना देना है इसमें, ठीक है। एक यहाँ बनाना है, फिर एक यहाँ बनाना है, फिर एक यहाँ, और 2 क्या करना है कि बीच में ध्रुव भाग में कर देना है, और ऊपर की तरफ निभाग की तरफ क्या करना है कि 3 आपको कोशिका बना देना है, ठीक है ना। यानी कि ये जो बीजांड काय है, ये जो आपका जो भ्रूणकोश है, ठीक है ना, ये बीजांड काय के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये बीजांड द्वार है। क्या है बाबू? ये बीजांड द्वार है, ठीक है। अब देखिए बीजांड द्वारी भाग की तरफ जो है 3 कोशिकाएं पाई जा रही हैं, ठीक है। और निभाग की तरफ कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और बीच में क्या पाई जाती हैं? ध्रुव भाग में क्या पाई जाती हैं? तो 2 केंद्रक पाए जाते हैं जिसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। पोलर न्यूक्लियाई के नाम से इसको जानते हैं। चूंकि यहाँ पे जो ये 2 जो सहायक कोशिका है, इसके पास जो ये कोशिका पाई जाती है इसको कहते हैं हम अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका बोलते हैं। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग कि जो अंड कोशिका होता है, ठीक है ना, ये वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु, ठीक है ना। ये मादा युग्मकोद्भिद का मादा युग्मक होता है। क्या होता है बाबू? मादा युग्मक होता है। कोई दिक्कत? जिसको कहते हैं हम फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आप लोग समझते जाइएगा, मैं बताता जाता हूं, आप लोगों को समझते जाना है, ठीक है ना। चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो भाग है ये पुष्प में पाया जाता है, ये स्त्रीकेसर है। इसके ये 3 भागों से मिलकर के बने होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और आपको पता है कि अंडाशय में ही अंडा का निर्माण होता है। तो अंडाशय में क्या होता है कि एक बीजांड पाया जाता है, ठीक है ना। और बीजांड के अंदर क्या होता है कि अंड कोशिका मौजूद होता है। हमको इस सभी से कोशिकाओं से मतलब है, लेकिन अभी नहीं। अभी हमको किससे मतलब है? अंड कोशिका से मतलब है। ये ध्यान में रखिएगा। हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? पहले द्विनिषेचन समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि मेल भाग से, ठीक है ना, पुष्प के मेल भाग से, जिसको हम कहते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं बाबू? पुमंग बोलते हैं, ठीक है। इसको एंड्रोशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, सॉरी, इसको हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी 3 भागों से मिलकर के बना होता है। चूंकि 2 भाग भी इसको कहा जा सकता है, 3 भाग भी कहा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं बाबू? फिलामेंट, ठीक है। इसको फिलामेंट यानी कि इसको हम तंतु के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम पुतंतु कह देते हैं, ठीक है। पहला भाग ये हो गया। दूसरा भाग हो जाता है इसका एंथर। क्या होता है बाबू? एंथर, ठीक है ना। एंथर इसको कहते हैं। इसको प्राककोश के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और तीसरा भाग जो यहां पर आपको दिखाई देता है इसको कहते हैं कोनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अंतर्भाग, इसके अंदर क्या होता है कि परागकोश होता है। क्या होता है बाबू? परागकोश होता है। और परागकोश के अंदर क्या होते हैं कि बीजाणु बनते परागकण बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि बीजाणु भी उसको कहा जा सकता है, कोई गलत मैंने नहीं कहा, चूंकि इसको हम कहेंगे लघु बीजाणु कहेंगे, ठीक है। और लघु बीजाणु से ही क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो परागकण का ही निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? परागकण निकलेगा, ठीक है ना। कब निकलता है? स्फुटन के बाद निकलता है। कब निकलता है? स्फुटन के बाद निकलता है। तो यहाँ से परागकण क्या होगा कि इसके वर्तिकाग्र पर जाएगा, किसी भी माध्यम से जाएगा पर जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो, दैट मीन्स स्वपरागण हो या फिर परपरागण हो, ठीक है ना। किसी भी माध्यम से यहाँ पर क्या होगा? पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे पहुंचेगा, ठीक है ना, इसकी वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा बाबू? वृद्धि स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए कि ये मैच्योर नहीं था, यहाँ पर जैसे आएगा ये मैच्योर हो जाएगा, यानी कि कार्यरत हो जाएगा, अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, अर्थात इसमें वृद्धि होगा, ठीक है। समझते रहिएगा आप लोग बढ़िया से। वृद्धि होगा तो इसमें से एक पराग नलिका का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। इसमें से पराग कण से एक पराग नलिका का निर्माण, जो अंदर अंदर ही आता है, ये ध्यान में रखिएगा, जो अंदर अंदर ही आता है, ठीक है ना। ये अंदर अंदर आएगा, ठीक है, ऐसे आकर के, और सीधे क्या करेगा कि पराग जो बीजांड है वो बीजांड द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगा। किधर की तरफ प्रवेश करेगा? अंदर की तरफ ये प्रवेश कर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये ऐसे अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि पराग नलिका में दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। क्यों निर्माण होता है भाई? दो नर युग्मकों का निर्माण क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है, इस भाग में जनन केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना, जर्मिनल न्यूक्लियस पाया जाता है। इस कारण ये क्या करता है कि दो नर केंद्रकों का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे दो नर केंद्रकों का क्या करेगा? ये निर्माण करेगा, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोल देंगे इसको, ठीक है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोल देंगे, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसमें देखिए ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, ठीक है, यानी कि दो नर केंद्रक है। अब जब दो नर केंद्रक है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम मेल गैमेट। क्या बोल देते हैं बाबू? मेल गैमेट, यानी कि इसको बोलते हैं नर युग्मक। नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम नर युग्मक के नाम से जानते हैं। अब देखिए आगे आपका फिर निषेचन वाला भाग, कि जब हम निषेचन का डिफिनेशन दिए तो कैसे दिए? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से निषेचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर वही क्रिया होगा। देखिए द्विनिषेचन समझना है तो सबसे पहले हमको निषेचन समझेंगे, बढ़िया समझिए। अब यहाँ है नर युग्मक और यहाँ है मादा युग्मक, ठीक है। ये क्या करेगा कि पहला जो नर केंद्रक होगा वो आकर के अंडा से मिल जाएगा। किससे मिलेगा बाबू? अंडा से मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि जो नर युग्मक या मादा युग्मक होता है या कोई भी जब युग्मक होता है तो वो अगुणित हुई होता है, द्विगुणित नहीं होता है। और अगुणित को हम n से दर्शाते हैं, ठीक है ना, और द्विगुणित को हम क्या करते हैं? 2n से दर्शाते हैं, और त्रिगुणित को हम 3n से दर्शाते हैं। इसी तरह से जितना गुणा होगा, जितनी संख्या उसकी डबल होगी, उतना ही उसको n के द्वारा उतनी संख्या रख करके दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए नर तथा मादा युग्मक दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से n + n = 2n, यहाँ पर 2n हो गया, ठीक है। जैसे मिलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अब 2n जो होगा इन दोनों के कोशिका के मिलने से जाइगोट बनता है। आपको पहले बताया गया कि निषेचन प्रक्रिया में जब निषेचन प्रक्रिया जो खत्म होती है, जैसे ही संपन्न होती है, उसके बाद वहां पे जाइगोट का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि भ्रूण का प्रारंभिक सेल का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर आपका हो जाएगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं बाबू? युग्मनज। ठीक है ना। अब युग्मनज ही क्या करता है कि भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मनज से ही क्या चीज का निर्माण हो जाता है बाबू? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर अब आप समझिए कि निषेचन की क्रिया हो गया संपन्न। ठीक है ना। इस तरह से इसमें निषेचन की क्रिया होती है, माने निषेचन की क्रिया होती है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हमको समझना है द्विनिषेचन या त्रिसंलयन। ठीक है, निषेचन यहां पर हो गया। द्विनिषेचन में क्या होगा पहले समझिए। ये जो नर केंद्रक है इससे मिला तो निषेचन की क्रिया हुआ। जो दूसरा नर केंद्रक है वो क्या करेगा कि इससे, देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। बीच वाला हिस्सा जो है देखिए इसको बोलेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है ना, पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है ना। पोलर न्यूक्लियाई से ये क्या करेगा कि दो केंद्रक से जुड़ा हुआ एक कोशिका होता है जिसको हम ध्रुवीय कोशिका के नाम से, ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये क्या करेगा कि दूसरा जाकर के इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा, संलयन हो जाएगा। ठीक है। जैसे संलयन होगा, यहां पर n की संख्या है, देखिए यहां पर क्या है, n की संख्या है और इसमें दो केंद्रक है। तो पहले से जब दो केंद्रक है तो ये डिप्लॉयड में है। क्या बाबू? हैप्लॉयड नहीं, ये डिप्लॉयड है, ये द्विगुणित है। ठीक है ना। तो यहां पे जैसे ही जाकर मिलेगा, ठीक है ना, नर एक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से जाकर मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका त्रिसंलयन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक बार और निषेचन होगा। जब दोबारा नर जाकर के अंडा से मिलेगा, इस वाले कोशिका से मिलेगा तो ये क्या, इस वाले केंद्र से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विनिषेचन हो जाएगा। क्या होगा? द्विनिषेचन, यानी कि पहले से एक बार हो गया है और दो बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, तो दोनों मिला करके दो बार हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें द्विनिषेचन हो जाता है। अब आई बात के त्रिसंलयन का। तो त्रिसंलयन में क्या होता है कि एक, इसको समझने वाली बात है, केवल दो निषेचन तो हो गया, समझने वाली बात है कि ये वाला n की जो संख्या है, जो केंद्रक है, नर केंद्रक है, वो दो जाकर के किससे मिल रहा है? दो ध्रुवीय केंद्रक से मिल रहा है। तो यहां पर हो गया 2 और 1 यानी कि 3, टोटल कितने हो जाते हैं आपका? 3n हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं त्रिसंलयन, यानी कि दो केंद्रक और एक केंद्रक आपस में मिले तो यहां पर क्या बन गया? 3n बन गया। इसलिए हम इसको कहते हैं कि त्रिसंलयन। ठीक है ना, त्रिसंलयन इसको बोलते हैं। तो ये आपका टॉपिक है द्विनिषेचन या त्रिसंलयन। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब रही बात कि ये आगे चल करके किस प्रकार से इसमें चेंजिंग होता है या परिवर्तन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें काफी परिवर्तन होते हैं। द्विनिषेचन या त्रिसंलयन के बाद क्या होता है कि जो अंडाशय है ये इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये क्या होगा कि इसमें से जो त्रिसंलयन हुआ है इसमें क्या होगा कि ये भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। क्या निर्माण करेगा? भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अगर द्विनिषेचन नहीं होता है, द्विनिषेचन अगर नहीं होता है तो भ्रूण का भी निर्माण लगभग नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भ्रूणपोष का जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक भ्रूण विकसित नहीं करेगा। आप सोचिएगा कि सर ये कैसे होता है? तो जब बीच में जो बीज होता है, जो सीड होता है, उसमें अगर भ्रूण नहीं पाया जाएगा और उसको हम मिट्टी में डालेंगे प्लांट को ग्रो कराने के लिए, तो उस पीरियड में भ्रूण क्या होता है कि सड़ करके खत्म हो जाता है, उसके लिए भोज्य पदार्थ नहीं रह जाता है। इसलिए जब द्विनिषेचन होता है या फिर त्रिसंलयन होता है तो उस पीरियड में ये भ्रूणपोष को पोषता है। ठीक है ना, उसको क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है ताकि वो वृद्धि कर सके। ठीक है। और ये क्या करता है कि अब जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना, तो यहां पर तो भ्रूण बन गया, उसके बाद क्या होगा कि इसमें भोजन चारों तरफ से इकट्ठा करेगा और ये अंडाशय फूलने लगेगा और फूल करके क्या करेगा कि एक फल में परिवर्तित हो जाएगा और उसके अंदर जो भ्रूण होंगे वो बीज में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।